हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने लगभग पढ़ा करके ख़त्म कर दिया था। न्यूमेरिकल एक वीडियो में हमने आपको रिवीजन वीडियो भी दिया था। उसमें सभी न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर के हमने बताए थे, कुछ परिभाषा वगैरह भी बताए थे। तो उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल बताना शुरू करते हैं। हम अपने पास से कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं, आप लोग न्यूमेरिकल लगाइए। जो न्यूमेरिकल आपको नहीं लगता है, शुरुआत से शुरू के हैं, पहले कुछ सरल न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ऐसे। तो आप लोग जो है न्यूमेरिकल लगाइए और पहले कुछ देख लीजिए। इसको अगर चाहें तो समझना है तो नोट करते चलिएगा, समझ करके फिर लगाइए। आपके पास जो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बुक है उसी से न्यूमेरिकल लगाएं, और जो न्यूमेरिकल नहीं लगता है उसको हमारे पास दीजिए। तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल, और हम आपको बता दें कि न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी का आपके एग्जाम में केवल इस चैप्टर से कम 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल तक आते हैं, तो कंफर्म है आता है। थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल यहीं से पूछे जाते हैं। लाइट वाले से बहुत कम पूछा जाता है, यहाँ विद्युत से बहुत ज़्यादा पूछे, तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है भी। तो अगर आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझना है, पढ़ना है, तो पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करके आपके एग्जाम्पल देखिए, फिर जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल होते हैं उसको देखिए, और फिर जो है लगाइए। तो आप समझना है, पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं, रिवाइज नहीं करेंगे, रिवाइज वीडियो हमने दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन जो है इसका फैक्ट का। तो लिखा है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। कोई चालक तार है, कोई चालक है, कुछ भी है, उसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। यदि कोई चालक तार है उसमें से 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आपको ज्ञात करना है इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपको ज्ञात करना है। और न्यूमेरिकल लगाने, सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया गया है। जब ये पता हो जाए कि क्या क्या दिया है, उसके बाद में देखेंगे हम क्या ज्ञात करना है। तो उन दोनों के सापेक्ष हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, तब फिर आगे बढ़िए। सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को, फिर सोचिए कि क्या दिया गया है और क्या पूछा है, फिर सूत्र के बारे में अपने दिमाग में लाइए, तब लगेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर किसी चालक तार में बहने वाली धारा का मान दिया है। धारा का मान कितना दिया है? 2 एम्पियर। ओके, इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। प्रति सेकंड, जहां कहीं भी प्रति का बात होता है यानी प्रति सेकंड, यानी हर एक सेकंड, यानी कई सेकंड में 1 सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे धारा का मान भी दिया है और समय का मान भी दिया हुआ है, यानी टी भी दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं? एन से, स्मॉल एन से लिखते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्योंकि प्रश्न में लिख दिया गया है, अगर नहीं भी लिखा जाता है तो आप जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम जो होता है उसको याद रखेंगे। हालांकि यहाँ प्रश्न में लिख दिया गया, नहीं लिखा गया है तो आप जानते हैं कितना होता है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया है? आई बराबर कितना दिया है? 2 एम्पियर। एम्पियर को ऐसे एएमपी भी लिखते हैं और ए से भी लिखते हैं। ज्यादातर ए से लिखा जाता है। 2 एम्पियर दिया है। और क्या क्या दिया है? समय भी दिया है, टी बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड दिया है समय, क्योंकि प्रति सेकेंड लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। और कुछ दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल ई से। स्मॉल ई बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ई माइनस, यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लगा दी तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बना गया। अब n कौन कौन सा फार्मूला पड़ेगा? Q बराबर n E। तो फार्मूला यही तो पड़े हो, Q बराबर n E और Q बराबर I × T। ऐसा समझने। तो सबसे पहले, क्योंकि हमको क्या याद करना है? I पता है, समय पता है, E पता है, और हमको n ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? ये। और जब ये फार्मूला लगेगा तो n बराबर Q/E।
पक्षांतर करो n बराबर q, e आएगा इधर e, तो कुल मिला के हमको यही फार्मूला लगाना है। अब ध्यान से देखो, इस फार्मूले लगाने के लिए q पता होना चाहिए और e पता होना चाहिए। e पता है लेकिन q नहीं पता है। e क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और q क्या है? पूरे चालक पर आवेश की मात्रा है। आएगा समझने? तो पूरे चालक पर आवेश की मात्रा कहाँ से निकलेगी? q, क्योंकि हमको यही फार्मूला लगाना है। और ये फार्मूला लगाने के लिए हमको q यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? q यहाँ से निकालेंगे तभी तो यहाँ रखेगा। तो सबसे पहले q निकलेगा, तो फिर q हम इसमें रखेंगे, तब साल लगेगा। और यहाँ IT दिया है, और IT क्या है? कहाँ है IT? I का मान 2 एम्पीयर दिया है, t 1 सेकंड के लिए पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? q बराबर ऐसे लिख देंगे, जो दिया है वो सब लिख दिए, और जो ज्ञान करना है क्वेश्चन मार्क तब नंबर लगाते हैं। क्या सबसे पहले लगाएंगे? q बराबर I इंटू टी। I क्या है? 2 एम्पीयर, t कितना है? 1 सेकंड, बराबर 2 कूलाम। उस चालक पर कुल आवेश की मात्रा कितनी है? 2 कूलाम है, 2 कूलाम पता हो गया। अब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या होता है? q अपान e, q अपान e, अब q अपान e हो गया। फार्मूला रख देते हैं, 2 बटे e का मान 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। और थोड़ा सा साफ करते हैं, 2 बटे 1.6 और 10 की पावर -19 आ जाएगा ऊपर, और जब ऊपर आएगा तो 10 की पावर +19 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। और देखो साफ करने का तरीका, आप चाहे यही भाग कर लो, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जैसे करो। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे 10 का गुणा करवा देते हैं। तो 10 का जब गुणा करवाएंगे तो होगा 20/16 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं प्लस हो गया, 19 ऊपर चला आया ना यहाँ से। तो कोई भी 10 का घात जब ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो उसका साइन बदल जाता है, यानी चिन्ह बदल जाता है। तो इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, क्यों 5/4, 5/4 को जब इसमें भाग किया जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ से सब समझ लेते हैं। 4 एकन्ने 4, 1 आएगा, 4 दूना 8, 2 आएगा, और 4 पंचे 20, क्यों 4 से 5 भाग करेंगे ही आएगा। आप करके देख लो, अपना समझ में आए। और 10 टू द पावर 19, ये क्या है? n है। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इतने इलेक्ट्रॉन, आएगा समझ में? इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक से गुजरेंगे। आएगा समझ में? सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, और फिर जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं। फिर देखते हैं इन दोनों के रिलेशन से कौन कौन सा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, और उस फार्मूले में क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। अब 2 फार्मूले यहाँ पर हमको लगाने पड़े। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग जो है यूज करते हैं, लगाने का यही तरीका है। ये दोनों फार्मूले जो है यहाँ पे यूज हुए। तो दिमाग, सबसे पहले हमने तरीका वही बताया, जो दिया है उसको नोट करेंगे, जो ज्ञात करना है उसको नोट करेंगे, फिर फार्मूले पे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसको मिटाने के बाद। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, एक चालक तार से 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखें, दूसरे प्रश्न में, दूसरे सॉल्यूशन में जो आंसर नंबर जो है आपका दूसरा है, एक चालक तार से 6.2 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान आपको याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ भी प्रति सेकंड आया, तो इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। n बराबर क्या दिया हुआ है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। ये इतना इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले, यानी कि यहाँ पर t बराबर भी दिया हुआ है 1 सेकंड।
और चालक में प्रवाहित धारा का मान यानी आई आपको क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। आप देखते हैं आई बराबर होता है Q अपान T, आई ज्ञात करना है ना, तो Q अपान T होगा। अब क्योंकि हमको Q भी नहीं पता तो Q वाला किससे निकलेगा, Q बराबर NE वाले फार्मूले से Q निकाल लो, Q बराबर NE वाले से Q निकाल लो और उस Q को कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना, Q बराबर NE से N का मान दिया है और E का मान हम लोग जानते हैं, E माइनस बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। ये दिया रहे चाहे ना दिया रहे, जब मान वही होता है। तो सबसे पहले आई निकलेगा नहीं, क्योंकि आई चाहने के लिए हमको Q चाहिए, तो Q वाला हम इस फार्मूले से पहले निकाल लेते हैं, यानी Q क्या है, कुल आवेश की मात्रा है। तो Q बराबर कौन सा फार्मूला लेंगे, N इंटू ई। N इंटू ई का मतलब हाँ है, इन्हें कितना दिया हुआ है 6.25 गुणे 10 की घात 18 और ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अभी गुणा नहीं करवाते हैं, ऐसे जब बड़ा फिर से सॉल्व करना रहे तो इसे छोड़ देते हैं। अब क्यू का मान ये इतना कूलाम जो है हमको पता चल गया, कुल आवेश की मात्रा। अब धारा निकालना है, तो धारा निकालने के बराबर आई बराबर Q अपान T। Q का मान ये हम लोग निकाले हैं और T 1 सेकंड के लिए ज्ञात करना है। देखो यहाँ 1 सेकंड लिखा गया है, तो इसमें 1 का भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इंटू 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 अपान 1, क्योंकि बटे T है और T का मान 1 है, तो 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि आप लिखेंगे, हम यहाँ काट दिए हैं। चलो इसको हम ऐसे लिख देते 6.25 इंटू 1.6। अब अच्छा यहाँ 18 वही तो हमने कहा, दोनों सेम हो गया 18, तो ये 10 की घात प्लस 18 है, ये माइनस 18 माइनस 19 है, तो बचेगा इन दोनों में, ये दोनों घट जाएंगे तो 10 की पावर -1 बचेगा, क्यों यही तो बचेगा, यही बचेगा, ये दोनों घट जाएंगे ना, घातें गुणा में जुड़ते हैं और जुड़ेंगे तो प्लस 18 और माइनस 19, तो माइनस 1 बचेगा, माइनस से लिख दिया। अब इसी को गुणा करना है, तो इसको गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे रहने देते हैं, देखो 16 पंचे 80, 80 के 16 पंचे 80 शून्य हो गया 8 और 16 दूनी 32, 32 8 40 4 हो गया और 16 छक्का 96 और 96 और 4 100, क्यों और कई अंक पे दशमलव 1 2 3 अंक पे दशमलव 1 2 3 अंक पे दशमलव और अभी 10 की घात -1 यहाँ पे है। और क्या करते हैं, 10 की घात -1 का मतलब 1/10 और 1/10 का मतलब 10.1 अंक इधर भी जाएगा, 10.1 अंक इधर जाएगा, तो 0.000 जो भी आएगा उतना एम्पियर जो है करंट जो है फ्लो होगा, उतना एम्पियर, यानी कि कुल मिला के कितना आएगा आंसर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो ये हो गया आपका 1 एम्पियर आंसर। तो ये भी तरीका उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट है, इसी में तीसरा न्यूमेरिकल है। एक परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो परिपथ में धारा का मान जो है ज्ञात करना है आपको। आंसर तीसरे में देखते हैं। तीसरे आंसर में क्वेश्चन में है 24 वोल्ट यानी कि विभव दिया है, V बराबर 24 वोल्ट दिया है और 60 ओम का प्रतिरोध लगा है। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से, कितना है 60 ओम, क्यों ओम हिंदी में लिखा रहता है, सिंबल है, 60 ओम हो गया।
धारा का मान आपको जो है ज्ञात करना है। कैपिटल आई लिखो चाहे स्मॉल आई लिखो, लेकिन दो चीज, ये और ये जो है कैपिटल में ही लिखे जाते हैं। ये आई चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, कोई मतलब नहीं। आई बराबर आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला पढ़े, बी बराबर आई आर, कहाँ से आया था, ओम के नियम से आया था। ओम का नियम क्या था, आर बराबर बी अपान आई। विभव और धारा का अनुपात जो है वो नियत होता है, यही तो, क्योंकि आर क्या माना गया था, कांस्टेंट। वही बाद में परिभाषित करके प्रतिरोध का जो कांस्टेंट था वही प्रतिरोध बना था। तो कुल मिला के बी बराबर आई आर, हमको आई ज्ञात करना है। तो आई बराबर क्या होता है फार्मूला, यहाँ से पक्षांतर करो, आई यहाँ आएगा और आर यहाँ जाएगा। आई बराबर बी अपान आर, ये फार्मूला तो लगेगा। जब ये फार्मूला लगेगा तो बी का मान 24 और आर का मान 60, काट देते हैं, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, क्या आएगा 2/5 यानी कि 0.4 क्या है एम्पियर। एम्पियर का करंट जो है आपके इस चालक उस प्रतिरोध में बहेगा ना, प्रतिरोध है तो प्रतिरोध में करंट जाएगा, बैटरी से निकल जाएगी। 520 हाँ सही, 0.4 एम्पियर की धारा जो है वो बैटरी में बहेगी। ऐसे अभी तो इस सिंपल न्यूमेरिकल है, अभी बहुत सारे दिमाग वाले हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो जो है नेक्स्ट है, शायद भी नोट किए हैं कुछ, उसको भी बताते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आप लोग लगाएंगे तो समझ पाएंगे। न्यूमेरिकल आप लोग लगाइए, समय का सदुपयोग कीजिए, तो आप लोग जानते हैं। चलो बता देते हैं। क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है और उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि तार की लंबाई को दुगना दुगुना कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा। ये आपको याद करना है, क्वेश्चन यही है। यहाँ लिख लेंगे खींच कर आंसर देखते हैं। लिखा है यदि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है और यदि इसकी लंबाई को खींच करके, मतलब तो तार है इसको खींच करके हम लोग क्या कर देते हैं, जितना लंबाई है उसका दुगुना कर देते हैं, तो नया जो तार बनेगा तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। अब जानते हैं कि आप जैसे लंबाई कम रहेगा तो प्रतिरोध इसका कम रहेगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर बात समझ में, आप लोग पढ़े हैं किस हेडिंग के अंतर्गत पढ़े हैं, विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़ा गया था, विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़ा गया था ना। तो ये जैसे है, इसकी लंबाई को और दुगुना कर दिए तो उसका प्रतिरोध पहले 10 ओम था, इसकी लंबाई को हम यहाँ तक बढ़ाकर खींच करके ऐसे कर दिए। तो जब खींचेंगे तो पतला हो जाएगा ना, क्योंकि पदार्थ तो उतने हैं, तो पदार्थ उतना है तो इसको जब खींचोगे तो ये पतला हो जाएगा, दुगना करोगे तो जितना लंबाई में दुगना किए तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा वो आधा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, दुगनी लंबाई खींच करके बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा खींचने के बाद में, तब उसका प्रतिरोध कुछ दूसरा हो जाएगा क्योंकि लंबाई बढ़ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध का ही यहाँ फार्मूला यूज होगा। यदि तार का, ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका है, माना
तार का प्रतिरोध माना तार का विशिष्ट प्रतिरोध, पहले लिखते हैं ना कि विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला लगाना है। माना तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो रो है ऐसे छोड़ देते हैं। देखिए जब तार को आप खींचेंगे, चाहे दबाएंगे, चाहे जो करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध जब तक आप पदार्थ नहीं बदलेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध उसका नहीं बदलेगा। आई बात समझ में? लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल घटेगा, जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटेगा, और जितना अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतनी लंबाई बढ़ेगी घटेगी। तो यहाँ हम लोग लंबाई बढ़ा रहे हैं तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो होगा वो घटेगा। और हम लोग मान लिए कि तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो रो है। अब यदि पहले खींचने के पहले, क्यों इसको लिखते हैं, खींचने के पहले, खींचने माना पहले प्रतिरोध जो है R, लंबाई जो है L तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। तो कौन सा फार्मूला हम लोग पढ़े थे? रो बराबर RA/L। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। तो सीधा सा है ना, अगर पहले प्रतिरोध R माना जाए और फिर लंबाई L है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला ये होता है। फिर इसी फार्मूले को हम लिखेंगे कि यदि क्या कर लें हम, लंबाई को दुगना करेंगे तो जहां L लिखेंगे तो नई लंबाई कितनी होगी? 2L हो जाएगी। और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो होगा वो कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई दुगना करोगे तो क्षेत्रफल आधा होगा। यहां लिखते हैं तार की लंबाई दोगुना करने पर, जब तार की लंबाई जो है हम लोग दोगुना करेंगे, तार की लंबाई जो है दोगुना करने पर लंबाई कितना हो जाएगा? 2L। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A/2 हो जाएगा। इसी मार्कर को आप खींच करके दोगुना करोगे तो ये मार्कर जितना पहले ऊंचाई था आधा हो जाएगा, और गुना बढ़ाओगे तो और उतना कम हो जाएगा। उसी अनुपात में तो क्षेत्रफल घटेगा, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। तब विशिष्ट प्रतिरोध का जब फार्मूला लगाओगे तब रो बराबर, देखो पहले प्रतिरोध R था, अब प्रतिरोध उसका बदलेगा क्योंकि लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बदल रहा है। तो हम इसको मान ले रहे हैं R', ठीक, R', और इनटू फार्मूले में तो ये है, ये तो नॉर्मल फार्मूला है। अब जहां L लिखा है वहां 2L लिखेंगे, और जहां अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A लिखा है वहां A/2 लिखेंगे, क्योंकि अब सब में परिवर्तन हो रहा है। प्रतिरोध भी तो बदला लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता। विशिष्ट प्रतिरोध अगर जब पदार्थ वही है, उसी प्रतिरोध पदार्थ को खींचा गया तो विशिष्ट प्रतिरोध वही होगा। R' इंटू A का मान A/2 लिया जाएगा क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल होता है, और फिर L, तो L को क्या लिखेंगे? 2L। बात समझ में? इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो R' इंटू ये 2 आएगा नीचे, A/4L, और ये समीकरण हो गया 2। अब क्योंकि दोनों विशिष्ट प्रतिरोध है, पदार्थ वही है, तो अगर पदार्थ दोनों के वही हैं तो दोनों समीकरण क्या होंगे? बराबर होंगे। RA/L बराबर R' बराबर 4L। है समझ में? इसी को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, और 4 का यहाँ गुणा होगा
4R बराबर R डैश, ये हमको रिलेशन मिला। अब R क्या है, जब लंबाई बढ़ाई नहीं गई थी तब का प्रतिरोध है। देखो पहले लिखे नहीं है, पहले लंबाई R है तो पहले प्रतिरोध 10 था, तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा नहीं वहाँ। R का मान 10 हम लोग जानते हैं। R डैश क्या है, लंबाई बढ़ाने पर दुगुना करने पर जो है प्रतिरोध का मान है, उसी को तो R डैश माना गया है। तो यहाँ से अर्थात आप वैसे सिंपली जान लेते हैं, अगर किसी तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कई गुना बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध 4 गुना बढ़ रहा है। देखो 2 गुना लंबाई बढ़ाए हो ना, और प्रतिरोध कई गुना बढ़ रहा है। नया प्रतिरोध R डैश है और कितना हो रहा है 4R, पहले का 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं। अब अतः लंबाई बढ़ाने पर, अतः लंबाई 2 गुना बढ़ाने पर प्रतिरोध कितना है R डैश, R डैश बराबर कितना है 4R, 4R का मतलब 4 और R का मतलब 10, अर्थात 40 ओम आएगा। समझ, तो ये हो जाएगा आंसर। ये सिस्टम से लगाने का तरीका है, ये कैसे हम लोग लगाते हैं। तो बस यही करेंगे कि पहले भी जब तार खींचा नहीं गया है तब विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला लिखेंगे, और तार के खींचने के बाद विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला लिखेंगे, और तब लिखेंगे कि लंबाई अब तो बदली ना, यहाँ लंबाई L माना गया तब L लिखा गया था, अब लंबाई तो 2L हो गया ना, तो लंबाई की जगह पे 2L लिखा जाएगा। और लंबाई बढ़ाने से क्षेत्रफल घटेगा, दुगने लंबाई बढ़ाए तो चतुर्भुज क्षेत्रफल घटेगा, अर्थात A अब आधा हो जाएगा। R डैश प्रतिरोध भी बदल जाएगा, तो उसको हम लोग R की जगह पे R डैश मान लिए रो, क्योंकि वही सेम पदार्थ खींच करके, दूसरे पदार्थ थोड़ी ना है कि दूसरी लंबाई का, वही पदार्थ खींच करके बढ़ाया जा रहा है, तो रो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा तो हम लोग कर लेंगे। तो इसको R का मान जो है पहले 10 ओम था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, देखिएगा आप किसी भी बुक में रहते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन। तो एक चलो क्वेश्चन और देखते हैं। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन से ही आते हैं। एक विद्युत परिपथ बना करके बताते हैं। तो कोई क्वेश्चन प्रतिरोधों के संयोजन से क्वेश्चन है, कोई वैद्युत परिपथ बना है, वैद्युत परिपथ हम दिखाते हैं। इसको मान लेते हैं हम 1 ओम, इसको भी 1 ओम, और इसको 2 ओम, फिर 2 ओम। सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं, और इसको कुछ मान लेते हैं, चलो 12 वोल्ट की बैटरी होगी। तो यहाँ 2 क्वेश्चन। पहला, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, और दूसरा परिपथ में बहने वाली धारा का मान, धारा का मान। ये क्वेश्चन दोनों आपको याद करने हैं। ये 12 वोल्ट है, प्लस होगा, ये माइनस होगा। धारा जनरली प्लस से जाएगी माइनस की तरफ में आई। तो उसी को परिपथ है, 12 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पर देखो कितने कुल प्रतिरोध लगे हैं और किस क्रम में जुड़े हैं।
क्योंकि यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। देखते हैं, ये देखो 1 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ध्यान से देखो 1 by 1, तो ये श्रेणी में लग रहे हैं, ध्यान से देखो। और ये जो दोनों हैं आपस में समांतर में जुड़े हैं, क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधों के दोनों सिरे एक एक बिंदु से जुड़े हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध जो है परस्पर समांतर में जुड़े हैं और ये दोनों प्रतिरोध जो है वो श्रेणी में जुड़े हैं। आएगा समझ में? तो इसको अब क्योंकि हमको तुल्य प्रतिरोध यानी इन पूरे का प्रतिरोध यहां से यहां तक सबका प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे कि 1 ओम के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो अगर 1 ओम के प्रतिरोध देखो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम वाला जो फार्मूला था वो डायरेक्ट वैसे जोड़ दिया जाता है। अगर इसको R1 माने, इसको R2 माने, तो इनका और इनका जो प्रतिरोध होगा इन दोनों का 2 ओम होगा, क्योंकि 1 ओम और 1 ओम। तो अगर हम प्रतिरोध माने R1, तो R1 1 + 1 बराबर 2 ओम हो गया। 2 ओम किसका किसका हुआ? इसका हुआ। अब इनका काम खत्म हो गया। अब देखो अब अर्थात ये परिपथ को अगर हम वैसे 2 परिपथ बनाया नहीं जाता है, तो समझने के लिए बना रहे हैं। देखो ध्यान से, अब देखो ये दोनों का तुल्य प्रतिरोध अर्थात इनका कुल प्रतिरोध 2 ओम आ गया। अर्थात हम 2 ओम का एक प्रतिरोध यहाँ ऐसे लगा सकते हैं। देखो आ गया। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम है ऑलरेडी। अब ये परिपथ इस फार्म में हो गया। आया समझ में? जब इस फार्म में हो गया तो 2 ओम ये हम लोग यहाँ इसी के लिए हम लोग लिख दिए। अब इसको इसके साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, तो फिर इन दोनों की जगह पर हमें लगाएंगे। फिर लिखेंगे, यहां देखो पुनः ये 2 ओम वाले, इसका तो 2 ओम आया है, उससे को तो 2 ओम हो गया। ये और ये किसमें है? पुनः 2 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। समांतर में जुड़े हैं। तो R1 इन दोनों के लिए लिखा गया था, इसके लिए हम R2 लिख देते हैं। तो R2 के लिए समांतर में 1/R1 1/R होता है ना तुल्य प्रतिरोध, 1/R2 यानी 1/2 + 1/2। 1/R1 R1 हो गया, 1/R2 तो ये 1/2 हो गया। इसको जोड़ोगे आधा आधा तो होगा 1, क्यों 2 1 आएगा, तो 1/R2 बराबर 1। तो R2 बराबर कितना आया? 1। R2 किसको माना गया था? R2 इसके और इसकी ये और इसका तुल्य प्रतिरोध, यानी इसका और इसका तुल्य प्रतिरोध। अब ध्यान से देखो, चित्र फिर बदल जाएगा। चित्र अब कैसे हो जाएगा? ये 2 ओम पहले से था, ये 2 ओम कहां से आया था? इनको सीरीज में जोड़ने पर आया था, श्रेणी में जोड़े थे, तो 1 और 1 डायरेक्ट ये जुड़ गए, 2 ओम हुए। ये डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे क्योंकि समांतर में जुड़े हैं, तो 2 ओम इनसे आया था जो कि यहाँ है। अब ये 2 ओम समांतर में जुड़े थे, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध अलग से हमने ज्ञात किया, तो कितना आया? 1 आएगा। 1/R2 बराबर 1, तो R2 बराबर भी 1 आएगा। तो R2 बराबर 1, अर्थात इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करके ले आए कितना? 1 ओम। क्यों? इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है, तो अर्थात आपका जो परिपथ था वो परिपथ अब इस फार्म में हो गया। और जब इस फार्म में हो गया तो फिर अब हम देखते हैं, फिर ये 2 ओम और ये 1 ओम किस में जुड़े हैं? श्रेणी में जुड़े हैं। श्रेणी में जुड़े हैं तो ये और ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अब अतः अब यहां लिखेंगे, अतः अब 2 ओम तथा
1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, और जब ये 2 और 1 श्रेणी में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर 2 ओम प्लस 1 ओम बराबर 3 ओम। आई बात समझ में? तो ये 2 ओम और 1 ओम श्रेणी में, तो इसे डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो R1 R2 यहाँ आपने देखना है, यहाँ पर आपको देखना कितने, अब अलग अलग सबको जोड़ना पड़ा ना, इन दोनों को श्रेणी में जोड़े, एक जगह हो गए 1 और 1, 2 ओम यहाँ तक हो चुका है। अब क्योंकि ये समांतर में जुड़े हैं, इसको जो अभी 2 ओम जोड़ करके उसको साथ में ले नहीं सकते हो, इन दोनों को समांतर में अलग जोड़ लेते हैं। समांतर में अलग जोड़े तो इसका प्रतिरोध आया 1 ओम, और इसका श्रेणी में जोड़ने की वजह से यहाँ 2 ओम पहले से आया था। अब फिर हम देखते हैं कि ये 2 ओम और 1 ओम परस्पर किसमें है, श्रेणी में है, और श्रेणी में तो R बराबर R1 प्लस R2, R1 2 R2 1, तो 2 1 3 ओम का प्रतिरोध, यानी इस जो पूरे परिपथ था, इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध आया वो 3 ओम आया। तो अब ये है, अब परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर V अपान R, क्यों I बराबर V अपान R, तो I बराबर V का मान विभव कितना था 12 वोल्ट। R क्या है यहाँ, R जब परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान पूछा जाएगा तो कुल प्रतिरोध भी तो लिखा जाएगा R की जगह पे, क्योंकि यहाँ जब 4 प्रतिरोध लिखे तो 4 से मतलब है ना, अगर कुल धारा यानी जो धारा यहाँ से चलेगी वो कितनी चलेगी, तो कुल विभव और कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना आया है 3 ओम। 3 ओम जब आया है तो बराबर 3 बराबर 4 एम्पियर। 4 एम्पियर की करंट जो है यहाँ से बहेगी। अब देखो ध्यान से, 4 एम्पियर की करंट अगर यहाँ से चली, 4 एम्पियर की करंट यहाँ से चली, तो जो वाले रास्ते में पड़ेंगे श्रेणी में उनमें करंट बटा नहीं ना, करंट बटा नहीं, 4 एम्पियर इसमें भी जाएगा, 4 एम्पियर इसमें भी जाएगा, और जैसे यहाँ पहुंचेगा धारा 2 भागों में बटेगा, और बटेगा तो कुछ धारा 4 एम्पियर का कुछ भाग इसमें और कुछ भाग इसमें, तो आधा आधा बटेंगे, क्योंकि प्रतिरोध दोनों का यहाँ समान है तो आधा आधा बटेंगे। फिर 2 एम्पियर इसमें जाएगा, 2 एम्पियर इसमें जाएगा, फिर दोनों यहाँ मिलकर के फिर 4 एम्पियर होंगे, और फिर बैटरी में धारा आएगी। ये है न्यूमेरिकल। तो ऐसे आप जोड़ने का प्रयास कीजिए पहले, और पूछे जाएंगे, यहाँ भी वो पूछ लिया जा सकता है, यहाँ भी वो, इसके सिरे पर भी, इसके सिरे पर भी, इसके सिरे पर धारा, और बड़े बड़े सारे प्रतिरोध होते हैं, जुड़ते हैं। तो आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा, जितना बता दिए हैं, जोड़ने वाला ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल जो नहीं समझ में आता हमारे पास भेजिएगा। समय का सदुपयोग कीजिए, पढ़ना आपको है, बार बार कह रहे हैं किसमें से न्यूमेरिकल 2-3 हमेशा आते हैं, और समझोगे तब लगेंगे जोड़ने वाला, नहीं तो इन्हीं पर घूमोगे, वो आपका काम है। और क्वेश्चन जरूर भेजिए, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आज की वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस सेट देंगे, उसको सॉल्व करके हमारे पास भेजिएगा। धन्यवाद।